नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैंने कल बालू घाटों का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया। वहीं डोरीगंज छपरा में निरीक्षण किया गया। वहीं 3000 ट्रक 15 लाख CFT बालू जब्त किया गया। वहीं 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार भी किए गए हैं। वहीं आगे उन्होंने बताया कि अवैध खनन को रोक लगाने के लिए काम किया गया है। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी की जिम्मेदारी भी तय होगी जिनके क्षेत्र में बालू का अवैध खनन किया जाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि ई खनन विभाग द्वारा लोगों से अपील करते हैं कि वो सरकार का सहयोग करे एवं सूचना दे। वहीं सूचना देने वाले लोगों को सरकार इनाम भी दे रही है। बता दें कि पटना भोजपुर में अवैध खनन के लोगों को चिन्हित किया गया। वहीं लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों को भी चिन्हित किया गया है। या अप्रत्यक्ष सम्मानित भी उनकी इच्छा के अनुकूल किया जाएगा। जितने बालू हर जिले के अंदर हमारे जब्त हुए हैं, हमने अपने विभाग के पदाधिकारी और जिला अधिकारी से कहा है कि जब्त बालू लोगों के डिमांड के हिसाब से आप उसको सेल करें ताकि बालू का कोई रेट बढ़ा ना सके, बालू की कमी कहीं हो ना सके। कुछ लोगों की मंशा थी कि हम ट्रक का आंदोलन करवा दें, ट्रक का चक्का जाम करा दें। हमने ट्रक वालों से बैठकर हमने कहा कि आज ओवरलोडिंग से आपके ट्रक का लाइफ बढ़ रहा है, हमारी सड़क की आयु बढ़ रही है, दोनों को लाभ है। और उन लोगों ने इसे स्वीकारा है। ट्रक मालिक को हमने 5% का ग्रेस भी दिया है कि 5% तक अगर जो उसका डिफरेंस रहेगा तो उस पर कोई गाड़ी को जब्त करके अंदर नहीं करेगा। उन लोगों का कहना था कि 5% का जो राजस्व होता है वो हम पहले ही जमा कर देते हैं। 1000 करोड़ के लगभग सरकार को उससे लाभ होगा। हमने कहा कि आपकी मर्जी है, लेकिन भींगा बालू पर उनकी आपत्ति थी। हमने कहा कि भींगा बालू जो बंदोबस्तधारी लोड करेंगे उस पर भी फाइन होगा ट्रक वालों के साथ साथ। और राज्य सरकार द्वारा बालू मित्र जब्त बालू की बिक्री के संदर्भ में बालू की ऑनलाइन बिक्री के प्रस्ताव को हमने मंजूरी दे दिया है। इसे निष्पादित करने में जल्द ही शुरू हो जाएगा और हमारे बालू मित्र नामक समर्पित वेब पोर्टल का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। इससे समान मानक मूल्य पर बालू की आपूर्ति की जाएगी और इस तरह से भोजपुर, पटना ये जिले के अंदर भी कई ऐसे अवैध कारोबारी को भी हम लोग चिन्हित किए हैं और जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश हमने दिया है। बार बार आप लोगों के माध्यम से उन्हें सुधरने का हमने अवसर दिया, लेकिन बहुत लोग तो सुधर गए, लेकिन कुछ लोगों की आदत नहीं सुधरी है। तो अब सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। और हमने कहा है कि जो पदाधिकारी गलत तरीके से माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाएंगे, वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। वैसे लोग भी चिन्हित हो रहे हैं। अभी तक हमारे पास पीला बालू का 463 घाट, उजला बालू का 523 घाट हुआ है, वो बहुत कम संख्या में है। संचालित अभी 193 घाट है। हमने जिलाधिकारी से कहा है कि जब तक अवैध बालू का खनन करेंगे, इनकी बंदोबस्ती नीलामी ये नहीं ले पाएंगे। इसलिए पूरे शक्ति के साथ अवैध खनन पर रोक लगाएं। पटना जिला के अंदर अरवल, पटना और भोजपुर ये ट्रैक्टर से बालू का
औरंगाबाद के अंदर भी, कैमूर के अंदर भी ये ट्रक वाले तो बंद करीब करीब हुए हैं, लेकिन ट्रैक्टर वाले बिना नंबर प्लेट के चल रहा है। जिस थाने के तहत ये गाड़ी पार करेगी, और हमने प्रधान सचिव से, मुख्य सचिव से और डीजीपी से भी एक बैठक करने जा रहे हैं और आग्रह करेंगे कि सभी थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे। जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो गाड़ी निकलेगा, उस थाना का जिम्मेवारी भी तय की जाएगी। बिना थाना प्रभारी के ईमानदारी से मॉनिटरिंग करेंगे तो इस तरह के अवैध खनन हाल हाल में रुकेंगे, और थाना प्रभारी का जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं उनकी जिम्मेवारी है कि अवैध खनन को रोकने के लिए ईमानदारी से पहल करें, और अगर जो उनकी लापरवाही, कर्तव्यहीनता सामने आती है तो वैसे थाना प्रभारी के संपत्ति की जांच भी करावेंगे, और उनके बारे में हम लोग विभाग के द्वारा पूरी उनका डाटा, आंकड़ा, रिपोर्ट उनके पास पेश करेंगे ताकि कार्रवाई हो सके। अपने विभाग के अंदर के खनन, जिला खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर को हमने मजिस्ट्रेट का भी अधिकार दिया है, और कोई भी थाना बिना इनके उपस्थिति के जांच न करे, इनके उपस्थिति में जांच करे ताकि गाड़ी वाला मुफ्त में परेशान न हो, उनका दोहन शोषण न हो। ट्रक वाले का ये भी डिमांड था, हमने कहा कि हमारा ट्रक के रोजगार को आगे बढ़ाना है, और आपके रोजगार में कोई दोहन शोषण का वातावरण बनाता है तो ऐसे लोगों के साथ सरकार की सहानुभूति कतई नहीं रहेगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और उसी तरह से जो मिट्टी के निजी उपयोग के मिट्टी प्रयोग करेंगे, वैसे लोगों को हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि उनको कोई पकड़ धकर नहीं करेंगे। उनके लिए कुछ हमने एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के तहत वो वहां पर एक सूचना ऑनलाइन दे दें, लेकिन उसके नाम पर भी कोई पकड़ धकड़ या दोहन शोषण की वातावरण नहीं बनाएंगे। पिछले 4 माह, पिछले अभी तक का 100 करोड़ के लगभग का फाइन हुआ है, ये और बृहद रूप से होगा। राज्य में आने वाले पत्थर, गिट्टी, कोयला आदि खनिजों के अनुश्रवण में आ रहे कठिनाई के निराकरण हेतु। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी का जलवाब देखने को मिला है। हालांकि लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। इसी के साथ गांधी परिवार का एक और सदस्य सक्रिय राजनीति में शामिल हो गया। बता दें कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरी प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर संसद पहुंच गई। इसी के साथ गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद सदस्य बन गए हैं। बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सांसद हैं, तो वहीं सोनिया गांधी से राज्यसभा की सदस्य हैं। अब प्रियंका गांधी भी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद के निचले सदन की सदस्य बन गई है। वहीं केरल के वायनाड सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बता दें कि वायनाड से प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और जीत हासिल की। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्यम मोकेडी को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट पर राहुल गांधी की जीत से कहीं ज्यादा है। बता दें कि वायनाड में प्रियंका गांधी को कुल 6,22,338 वोट मिले हैं, जबकि सत्यम मोकेडी को 2,11,407 मत प्राप्त हुए हैं। बता दें कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी केरल के वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव जीते थे। बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी, जिसके चलते यहाँ उपचुनाव कराया गया। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस बड़े ही नाटकीय ढंग से जीत हासिल करने में कामयाब रही। दरअसल क्योंकि
की सीट पर आखिरी समय तक भाजपा उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अंतिम समय में चुनाव परिणाम में बदलाव हुआ और कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र चौहान ने मात्र 1457 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 5,86,788 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि बीजेपी के उनके प्रतिद्वंदी सौत राव हड़बंदे को 5,85,331 वोट मिले हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा उपचुनाव के परिणामों के बाद शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहले चुनाव में उनकी पार्टी को 10% वोट मिला है, वहीं अगले चुनाव में पार्टी और ज्यादा मेहनत करेगी। उन्होंने उपचुनाव में विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि यह निर्णय नीतीश कुमार और भाजपा के समर्थन में जनता ने लिया है। यदि लोग मौजूदा सरकार पर विश्वास रखते हैं तो सरकार वैसे ही चलती रहे, लेकिन हम अपना प्रयास लगातार जारी रखेंगे। प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि जनसुराज अभियान को बिहार में स्थापित करने और लोगों के बीच ले जाने में लगभग 2 साल लगे हैं। जब अभियान की शुरुआत की थी तो लोगों ने कहा था कि बिहार में इसकी कोई जगह नहीं है। बिहार की एक बड़ी जनसंख्या में जनसुराज के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है। अब इस सोच को दल और वोट में बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। वहीं मात्र 1 महीने पुराने दल जनसुराज ने 10% वोट प्राप्त करके अपनी शुरुआत कर दी है। बता दें कि ये वोट बहुत बड़ा वोट नहीं है, लेकिन इससे एक बेहतर शुरुआत कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा जैसी देश की सबसे बड़ी पार्टी को 21% वोट मिलता है, वहीं राजद को 20%, जदयू को 11% और जनसुराज को 10% वोट मिला है। सिंबल नया है, प्रत्याशी नए हैं और जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ है वहां पर कोई पदयात्रा नहीं हुई है, वहां जनसुराज का कोई संगठन पहले से है नहीं। इसके बावजूद चारों सीट पर चुनाव लड़ना, तय करना, इसको अगर गलती मानते हैं तो हमारी गलती है, लेकिन क्यों किया गया है? कई बार आप जो अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आप मिसाइल कंट्रीज जो मिसाइल छोड़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते होंगे कि जब मिसाइल लॉन्च आप करते हैं तो जो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाता है उससे जो डेटा और जो जानकारी मिलती है वो एक सफल मिसाइल लॉन्च के प्रयोग से ज्यादा कारगर है। तो चुनाव ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये डिफिकल्ट चुनाव है। इन चारों जगहों पर जनसुराज की कोई संगठन नहीं है, वहां पदयात्रा नहीं हुई है। ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये 4 साधारण सीट नहीं है, ये चारों वो सीट है जहां पर के सिटिंग एमएलए जीतकर एमपी बने हुए हैं। ये वो सीट है जो 30-30, 35-35 साल से किसी न किसी राजनीतिक नेता या दल का एक तरह से वो किला है। वहां पर जाकर मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास इसलिए किया गया है कि लड़कर देखें कि इस परिकल्पना को जब राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है तो उसमें क्या बेहतर है, क्या खराबी है। अब सारी जानकारी इकट्ठा हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि जितनी मजबूती से जनसुराज की परिकल्पना को, अभियान को घर घर पहुंचाया गया है, उतनी ही मजबूती से अगले 3 महीने में जनसुराज दल को भी, सिंबल को भी उतनी ही मजबूती से पहुंचाया जाएगा, ताकि आने वाले चुनावों में ये दिक्कत न हो कि लोग सिंबल नहीं जानते हैं, प्रत्याशियों के बारे में नहीं जानते हैं, दल का संगठन नहीं है। उस चीज को अगले 2-3 महीनों में पूरा करने का प्रयास करें। प्रशांत जी, एक सवाल यह है कि आप कितनी सीटों पर जमानत बचा पाए? 4 सीट पर आपने उम्मीदवार दिए थे। भाई हमने तो ये देखा नहीं है कि कितनी भी जमानत बचा पाए। आप क्यों जमानत की चिंता कर रहे हैं? चिंता आप इसकी कीजिए, आप बिहार के, आप पत्रकार हैं, बिहार के नागरिक भी हैं। चिंता ये कीजिए कि बिहार की जनता को ये लगता है कि जो आज नीतीश भाजपा की सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार है, उनके प्रत्याशियों को लोगों ने वोट दिया है। ये चिंता की बात है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और फिर भी लोग उसी दल को, उसी नेतृत्व को, उसी नेता को, उसी दल को वोट दे रहे हैं। चिंता का कारण यह है, जमानत किसका जब्त हुआ नहीं हुआ वो चिंता का कारण नहीं है। मेरे भाई ऐसा है कि 2 ही पर दिख रहा है, 2 पर तो फिर हम 2 पर तो कंटेस्टेड सीट में 25% वोट मिल गया। ओवरऑल जनसुराज को जो 70,000 वोट मिला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, कंटेस्टेड सीट की बात नहीं हो रहा। कंटेस्टेड सीट पर कितना वोट शेयर है वो तो अलग अलग देखना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि कुल जमा 1-1.5 महीने पुरानी पार्टी है। जनसुराज अभियान, मेरी पदयात्रा, मेरी सोच, ये परिकल्पना, बिहार में सही लोगों को साथ में लाकर एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास, वो 2 साल पुराना है। उसको लेकर आप जाइएगा आज समाज में, आप लोग भी पत्रकार हैं, जाकर देखिए। 50%, 60% से ज्यादा लोग उसको सही मानते हैं। ये मानते हैं कि इस तरह का प्रयास होना चाहिए। जो बात जनसुराज में हम लोग कर रहे हैं उसको बेहतर बताते हैं। लेकिन
उस सोच को समझना, उसको अप्रिशिएट करना और उसके आधार पर वोट करना, दोनों दो बात है। वोट तब होगा जब दल की उस तरह के संगठन की व्यवस्था होगी और जो लोग जन स्वराज के परिकल्पना से प्रभावित हैं या जुड़े हैं उस सोच से जुड़कर वो वोट भी करें, उसके लिए और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। और इसको अगर मैं समअप करूं तो ये दल की ओर से मेरी जिम्मेवारी है कि दल को सफलता मिले। मेरे अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन अगुवा होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं उसकी जिम्मेवारी ले रहा हूं। अगर 10% वोट आया है तो वो अपेक्षा से कम है, उसकी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर की है। इस 10 को 40 करने की जिम्मेवारी भी प्रशांत किशोर की है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि उसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं। मैं एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये 1 वर्ष में हो या 5 वर्ष में हो। एक और अंतिम बात, लोकतंत्र में अभी आपने साथ में किसी ने पूछा महाराष्ट्र और झारखंड का। अभी महाराष्ट्र में जो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव जी की जिस शिवसेना ने भाजपा गठबंधन को 6 महीना पहले धूल चटा दिया था, आज उसी शरद पवार जी की पार्टी को 9 सीट मिला है, कांग्रेस को 12-15 सीट मिला है। तो लोग, और जो भाजपा झारखंड में एक तरफा जीत कराई थी, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो 6 महीना लोकतंत्र में बहुत लंबा समय है। बिहार के चुनाव एक अभी से 12 महीने के बाद है। जन स्वराज परिवार से, इस सोच से जुड़े हर व्यक्ति से मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल 1 पैसे भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इस प्रयास की ईमानदारी और शुद्धता को बिहार की जनता ने सराहा है, उसको स्वीकार किया है। अब उसको वोट में परिवर्तित करने की जो कवायद है वो अगले 1 साल करेंगे, मेहनत से करेंगे और ज्यादा प्रयास करेंगे। और मेरा अपना मानना है कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा। मानते हैं कि आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जन स्वराज के इस अभियान से 1 कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जन स्वराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो मालिक जनता है, वो जिसको तय करेगी वो आगे यहाँ सरकार बनाएगा। मेरे भाई, ये कोई नई बात आप थोड़े ना कह रहे हैं। मतलब जो लोग 30 साल से यहाँ अपना दल चला रहे हैं, अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उनका लड़का रामगढ़ में 3रे नंबर पर है। अब आप बता दीजिए कि वहां भाजपा के जीतने से जन स्वराज का क्या लेना देना है? वो किसने रोका था उनको जीतने से? किसने रोका है आप बताइए ना। तरारी में सीपीआई एमएल हारी है भाजपा से, तो क्या वो जन स्वराज की वजह से हारी है? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। बता दें कि राज्य में भाजपा और उसके सहयोगी दलों यानी शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट को बहुमत मिला है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक सिर्फ 48 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही। वहीं झारखंड में फिर से जेएमएम सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि झारखंड की जीत पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से गदगद नजर आ रहा है। इसलिए इंडिया ब्लॉक के नेता अभी से बिहार में अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करने लगे हैं। बता दें कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जो हमने झारखंड में किया है, हम लोगों का लगातार प्रयास रहा था कि जितनी सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग जीते। 4 सीटों पर हम लोगों की जीत हुई है, 1-2 सीटों पर बहुत ही कम अंतर से हम लोगों की हार हुई थी। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अगली बार कोशिश रहेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में हम लोग जीते हैं।
और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। वहीं बिहार में अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां तक बिहार उपचुनाव की बात है तो चारों जो सीटें हैं वो चारों सीट लोकसभा चुनाव में हम लोग जीत चुके हैं। अभी विधानसभा 2024 के उपचुनाव में हम हारे हैं, लेकिन 2025 में हम बिहार जरूर जीतेंगे। और जो प्रेम विश्वास जो जन समर्थन बिहार और झारखंड के लोगों ने जो दिया है, इसके लिए हम बिहार और झारखंड के लोगों के आभारी हैं। और पिछले बार आप लोग सब लोग जानते हैं एक सीट मात्र हम लोग जीत पाए थे। इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है झारखंड में किया है और लगातार हम लोगों की प्रयास रही थी कि जितने सीट पे हम लोग लड़े वो हम लोग जीते। 4 सीट में हम लोगों की जीत हुई है और 1-2 सीट पे बहुत ही कम मार्जिन से हम लोगों की हार हुई है। अगली बार कोशिश, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में हम लोग जीते हैं और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बिहार उपचुनाव की जहां तक बात है, जो चारों जो सीटें हुई थी वो चारों सीट लोकसभा में हम लोग जीते। अभी विधानसभा में 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। तो ये सारा चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम सब लोग जो है कोई निराश नहीं है और मजबूती के साथ हम लोग जो है आगे चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में 25 का जो चुनाव होगा उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है। झारखंड में अच्छा झारखंड में देखने को मिला है इंडिया गठबंधन खराब प्रदर्शन हो गई। अब आप ये अभी कुछ लोकसभा में सारा सीट हम लोग अभी जीते कुछ महीनों पहले ही। तो आप आगे जो भी है इस पे हम लोग जो विश्लेषण पार्टी समीक्षा करेगी, लेकिन अच्छा है कि अभी जो है तैयारी करने का मौका हम लोगों को मिलेगा और हम लोग जो कमी होगी उसको दूर करते हुए इतना इंश्योर करते हैं कि किसी भी कीमत पर बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में अब ठंड की दस्तक हो चुकी है। बता दें कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इसका असर शनिवार से ही दिखने लगा है। दरअसल रात के तापमान में भारी गिरावट के बाद दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। इन दोनों रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। बता दें इसलिए शाम ढलते ही लोगों को कनकनी का एहसास होने लगा है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विभव के कारण मौसम में कल से बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही तापमान में गिरावट होने की भी संभावना है। वहीं वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार एक पश्चिमी विभव चक्रवर्तीय परिसंरचना के रूप में समुद्र तल से 3.8 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। बता दें कि अन्य चक्रवर्तीय परिसंरचना पूर्व बांग्लादेश एवं उसके आसपास समुद्र तल से औसत 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से कल से आसमान में आंशिक बादल दिख सकते हैं। हालांकि मौसम शुष्क ही बना रहेगा। सुबह में कुहासा और शाम में कनकनी का दौर जारी रह सकता है। आज यानी 24 नवंबर की शुरुआत हल्की से मध्यम स्तर की कुहासे की सफेद चादर के बीच होगी। दिन में आसमान साफ रहने से धूप खिली रहेगी। वहीं शाम को जैसे ही धूप हटेगी लोगों को कनकनी महसूस होगी। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के रेंज में, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।